हेलो एवरीवन, मैं हरवीर कौर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 38 वेस्ट चंडीगढ़ से। और आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 7th का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स डिस्कस करूंगी। इस चैप्टर में हम एनिमल न्यूट्रिशन के अलग अलग स्टेप्स कौन से होते हैं वो डिस्कस करेंगे। एनिमल्स में किस किस तरह से इंजेक्शन होती है, वो खाना किस किस तरीके से लेते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन कैसे होती है और ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और हर एक ऑर्गन का क्या क्या फंक्शन है और उसमें कैसे फूड डाइजेस्ट होता है। इसके अलावा हम ग्रास ईटिंग एनिमल्स यानी कि रूमिनेंट्स में और अमीबा में भी न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे ताकि हम उन वर्ड्स को अच्छे से पढ़ सकें और उनकी प्रोनाउंसिएशन सीख सकें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कीवर्ड्स शुरू करेंगे एंड आवर फर्स्ट कीवर्ड इज न्यूट्रिशन। NUTRITION, न्यूट्रिशन। सेकेंड, ingestion. INGESTION, ingestion means खाना अंदर लेना। digestion, DIGESTION, digestion. digestion means खाने का पचना। absorption, ABSORPTION, absorption. assimilation, ASSIMILATION, assimilation. Egestion, EGESTION, egestion. Scraping, SCRAPING, scraping. CHEWING, chewing. BREWING, brewing. CAPTURING, capturing. SWALLOWING, swallowing. SUCKING, sucking. INCISOR, incisor. CANINE, canine. PREMOLAR, premolar. MOLAR, molar. MILKTEETH, milk teeth. PERMANENT, permanent teeth. FATTYACIDS, fatty acids. GLYCEROL, glycerol. AMINO, amino. ACIDS, acids, amino acids. BUCCAL, buccal. CAVITY, cavity, buccal cavity. OESOPHAGUS, esophagus. STOMACH, stomach. SMALLINTESTINE, small intestine. RECTUM, rectum. ANUS, anus. SALIVARY, salivary. GLANDS, glands, salivary glands. LIVER, liver. PANCREAS, pancreas. ALIMENTARY, CANAL, alimentary canal. DIGESTIVE, digestive. SYSTEM, system, digestive system. STARCH, starch. PROTEINS, proteins. GALLBLADDER, gallbladder. BILE, bile. JUICE, juice, bile juice. VILLI, villi. RUMEN, rumen.
ruminants, ruminants. cellulose, cellulose. amoeba, amoeba. pseudopodia, pseudopodia. Here P is silent. foodvacuole, food vacuole. तो ये तो थे कुछ important keywords जो अब आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे. इसके बाद let's discuss some of the important definitions. And the first definition is Holozoic nutrition, the method of nutrition in which solid or liquid food is taken from outside the body and digested in the body. इसका मतलब न्यूट्रिशन का वो तरीका जिसमें कि सॉलिड या लिक्विड फूड जो ऑर्गेनिज्म है वो बाहर से लेता है और उसके बाद उसे अपने शरीर में डाइजेस्ट करता है. एंड दिस फूड इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ एनी सिस्टम. कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी मदद से वो उस खाने को डाइजेस्ट करता है. तो ये होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन. नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंजेशन. इंजेशन दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड. कोई भी ऑर्गेनिज्म जो बाहर से खाना लेता है तो उसको वो नॉर्मली अपने मुंह के थ्रू अंदर लेता है. तो ये जो प्रोसेस है खाने को अंदर लेने का, इसको हम इंजेशन कहते हैं. नेक्स्ट इज डाइजेशन. डाइजेशन मीन्स the process of breaking down of complex food particles into simple ones. जो भी खाना हम बाहर से लेते हैं उसमें अलग अलग तरह के फूड सब्सटेंसेस होते हैं और उनको हमारा शरीर डायरेक्टली यूज नहीं कर पाता. तो वो जो सब्सटेंसेस हैं उनको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हमारा शरीर सिंपल फॉर्म में बदलता है, फिर उस फॉर्म को हम अपने शरीर में यूज करते हैं. तो ये जो कन्वर्जन है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल करने का जो तरीका है, सिंपल फॉर्म में बदलने का, इसको हम डाइजेशन कहते हैं. नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन. जो डाइजेस्टेड फूड है हमारे बॉडी में, जो ऑर्गन्स में खाना डाइजेस्ट हो गया उसके बाद वो हमारे शरीर में ब्लड में एब्जॉर्ब होता है. नाउ दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट इज एसिमिलेशन. अब जो एब्जॉर्ब हुआ खाना है वो हमारे शरीर में या किसी भी एनिमल के शरीर में वो एनर्जी देगा या ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होगा. तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन. इसका मतलब खाना अब बॉडी में यूज हो रहा है. तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द फूड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ. नेक्स्ट इज ईजेशन. ईजेशन मीन्स जो भी अनडाइजेस्टेड, जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है बॉडी में, तो वो जो खाना है इट इज देन सेंट आउट ऑफ द बॉडी, थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ईजेशन, द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी. तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. नाउ वी विल स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द चैप्टर. तो चलिए हम अपने चैप्टर की डिस्कशन शुरू करते हैं. प्लांट न्यूट्रिशन में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब एनिमल्स जो हैं उनका जो न्यूट्रिशन है दैट इज हेटेरोट्रॉफिक. दैट मीन्स कि वो अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं. अब क्लास 6 में आप ऑलरेडी टाइप्स ऑफ एनिमल्स पढ़ चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फूड दे ईट. जैसे कुछ एनिमल्स हैं जो प्लांट्स खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, और ऐसे जो एनिमल्स हैं उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोर्स. And then there are certain animals which eat only flesh of other animals. These kind of animals are called carnivores. Then there are certain animals which eat both plants and animals, जो plants products भी खाते हैं और animals भी खाते हैं. जैसे birds हो गए, hens हो गई, वो insects भी खाती हैं और वो plant products seeds वगैरह भी खाते हैं. bear हो गया, तो ये कुछ omnivores होते हैं. जबकि cows, बफलोज, डियर ये हर्बीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं. लायन, टाइगर, वुल्फ, जैकल ये सारे जो हैं ये कार्निवोर्स की कैटेगरी में आते हैं. तो ये 3 तरह के एनिमल्स हैं. अब एनिमल न्यूट्रिशन में देयर आर सर्टेन स्टेप्स. फर्स्ट इज इंजेशन, दैट इज द मेथड ऑफ टेकिंग इन फूड. एंड देन डाइजेशन, वो जो फूड लिया है वो डाइजेस्ट होता है. उसके बाद एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है. उसके बाद जो एब्जॉर्ब्ड फूड है वो बॉडी में यूज होता है.
और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं, दीज आर दी स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो एनिमल न्यूट्रिशन है उसके ये पांचों स्टेप्स हैं। तो आगे हम इन्हीं स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ फूड में जो एनिमल फूड है इसमें बेसिकली देर आर 5 न्यूट्रिएंट्स या 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं। ये हम ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। लेट्स स्टार्ट नेमिंग देम। कोशिश करें इनके नाम लेने की। यस, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इनके अलावा फूड ऑल्सो कंटेन्स वाटर एंड अनडाइजेस्टेड पार्ट दैट इज रफेज। अब ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या जो प्रोटीन्स हैं, दे आर बेसिकली वेरी कॉम्प्लेक्स। ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं इनकी मॉलिक्यूल्स की। तो जब डाइजेशन होता है तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो लंबी लंबी चेन्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की स्टार्च है, स्टार्च इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फूड। वो फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होता है, सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है, जिसको हम शुगर कहते हैं। और ये जो ब्रेक डाउन है कॉम्प्लेक्स फूड का इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, ताकि हमारा शरीर उन सिंपल सब्सटेंसेस को यूज कर सके, इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द मोड्स ऑफ इनटेक ऑफ फूड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। सारे जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग तरीके से जो खाना है वो ऑब्टेन करते हैं। जैसे स्नेल जो है वो ग्रास उसका खाना है और वो उसको च्यू करती है, चबाती है। एंट जो है दैट इज ऑल्सो एन इंसेक्ट, और वो जो अपना खाना है उसको स्क्रेप करती है। स्क्रेप होता है किसी चीज को कहीं से उखाड़ना, उसको कहते हैं स्क्रेप करना। नेक्स्ट ईगल जो है वो अपना जो खाना है उसको सीधा स्वेलो कर लेती है, सीधा निगल लेती है। हमिंग बर्ड है, लाइस है, मस्किटोज हैं, बटरफ्लाई है। ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं ये अलग अलग तरह का इनका खाना है और ये सब सकिंग करते हैं। जैसे बटरफ्लाई जो है वो फ्लावर्स में से नेक्टर को सक करती है। सो दिस इज सकिंग होता है किसी उसको चूसना एक सरफेस से, सो दैट इज कॉल्ड सकिंग। नेक्स्ट है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो है ये डिकेइंग मैटर पे बैठती है और ये ब्रूइंग, ब्रूइंग मीन्स ये अपने मुंह से कुछ जूसेस बाहर निकालती है। जब वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है फिर उस खाने को वो एब्जॉर्ब करती है और इसे हम ब्रूइंग कहते हैं। तो दीज आर डिफरेंट मोड्स ऑफ इनटेक ऑफ फूड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। और इसी तरीके से हमारे आसपास जो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग तरीके से अपना खाना जो है वो ऑब्टेन करते हैं। बर्ड्स जो हैं उनका तरीका अलग है, जो कार्निवोर्स हैं उनका तरीका अलग है। ह्यूमंस जो हैं हमारा भी जो वे ऑफ टेकिंग इन फूड है वो डिफरेंट है। तो अब हम इसके बाद ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन किस तरीके से होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आप सामने डायग्राम देख रहे हैं ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है और इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे मुंह से यानी कि हमारी बक्कल कैविटी से शुरू होता है। बक्कल कैविटी के बाद अगला जो ऑर्गन है दैट इज फूड पाइप या जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस के बाद देयर इज स्टमक। स्टमक के बाद एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन है विच एंड्स अप इन रेक्टम और उसके बाद एनस। इन पार्ट्स के अलावा ये जो है ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। ये एक लॉन्ग कॉन्टिन्यूस ट्यूब की तरह है जो मुंह से शुरू होती है और एनस पे खत्म होती है। और इसमें कहीं पर इसकी विड्थ जो है ज़्यादा है, जैसे स्टमक में आके ये मोटी हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन और फूड पाइप जो है ये पतली है और लार्ज इंटेस्टाइन फिर आके बहुत मोटी हो जाती है। तो ये एक लॉन्ग ट्यूब की तरह है जिसकी विड्थ जो है वो वेरी करती है, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है और फूड इसमें से मुंह से शुरू होके मूव करता है और अलग अलग ऑर्गन्स में जाता है। इसके अलावा हमारे डाइजेशन में इस एलिमेंट्री कैनाल के साथ देर आर सर्टेन ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं। जैसे कि हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो लगातार सलाइवा हमारे मुंह में
डालते हैं, जिससे खाने में डाइजेशन में मदद मिलती है। एंड देन देयर इज लिवर। लिवर जो है वो स्टमक के बिल्कुल ऑपोजिट एक बड़ा सा आपको ऑर्गन नजर आएगा, दैट इज लिवर। लिवर जो है वो अपनी सक्रीशंस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डालता है, जो डाइजेशन ऑफ फैट्स में मदद करती है। इसके अलावा स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक लीफ लाइक ऑर्गन है पैंक्रियास। पैंक्रियास जो है ये भी अपनी जो सक्रीशंस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डालता है, जिससे कि डाइजेशन में मदद मिलती है। तो ये एक्स्ट्रा एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ प्रेजेंट होते हैं और अपनी सक्रीशंस की मदद से डाइजेशन में मदद करते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज बकल कैविटी से लेके एनस तक जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, उसके साथ साथ सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैंक्रियास, ये जो सारे ऑर्गन्स हैं ये मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। डाइजेशन का जो सबसे पहला स्टेप है वो है इंजेशन। ह्यूमन बीइंग्स में ये इंजेशन जो है ये मुंह से होता है, माउथ से, और खाना सबसे पहले बक्कल कैविटी में जाता है। बक्कल कैविटी मीन्स हमारे मुंह का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसे हम बक्कल कैविटी कहते हैं। हमारी बक्कल कैविटी में 3 चीज़ें हैं, एक है टीथ यानी दांत, एक है जीभ यानी टंग, और तीसरा हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। ये वो ग्लैंड्स जो हमारे मुंह में सलाइवा रिलीज करते हैं। हमारे दांतों का जो काम है वो है खाने को अच्छी तरह से च्यू करना, चबाना। वो खाने को महीन महीन टुकड़ों में तोड़ते हैं। टंग जो है वो मदद करती है सलाइवा को खाने के साथ अच्छी तरह मिक्स करने में और खाने का टेस्ट लेने में। एंड देन जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनमें जो सलाइवा है उसका काम है खाने का जो बैक्टीरिया, खाने में कोई जर्म्स या बैक्टीरिया है उनको ख़त्म करना, और हमारा जो सलाइवा है ये खाने को डाइजेस्ट करने में भी मदद करता है। ह्यूमन बीइंग्स में दांतों के 2 सेट होते हैं, एक होते हैं मिल्क टीथ जिन्हें दूध के दांत भी कहते हैं, और एक होते हैं परमानेंट टीथ। नॉर्मली जब बच्चा 5-6 महीने का होता है तब से उसके जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ है वो आने शुरू हो जाते हैं, और बाय 6 to 8 ईयर्स, 8 से 10 साल, ये वेरी कर सकता है सबके लिए, तो ये जो दांत है ये टूट जाते हैं जो बचपन में मिल्क टीथ होते हैं। और उसके बाद एक सेकेंड सेट ऑफ टीथ आता है जिसको कि परमानेंट कहते हैं, और ये जो परमानेंट टीथ है ये सारी जिंदगी ये सेट रहता है जब तक कि ये दांत अपने आप नहीं गिर जाते। सो दीज आर 2 सेट्स ऑफ टीथ, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। अब अगला है हमारे ये जो दांत हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और कई बार आपने सुना होगा दांतों में कीड़ा लगना या इस तरह की डेंटल प्रॉब्लम्स जो है वो आ जाती हैं। और इसके लिए बहुत कॉमन सी चीज़ हमें ये कहा जाता है कि स्वीट्स नहीं खानी चाहिए, हमें मीठा नहीं खाना चाहिए। तो चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे दांत किस तरीके से खराब होते हैं, हमारे दांतों में कीड़ा कैसे लगता है। हमारे दांतों में नॉर्मली बहुत से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब जब हम कोई भी मीठी चीज़ खाते हैं तो वो मीठी चीज़, वो खाने के जो टुकड़े हैं वो हमारे दांतों में कहीं कहीं लगे रह जाते हैं अगर हम अपना मुंह ठीक से साफ नहीं करते। अब ये जो स्वीट्स के टुकड़े हैं, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे मुंह में ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो इन मीठे टुकड़ों को, शुगर जो है उसको एसिड में बदलना शुरू कर देता है। अब ये जो एसिड है ये हमारे दांतों की जो ऊपरी सतह है, जो वाइट हमें नजर आता है, इस सतह को खराब करना शुरू कर देता है। एसिड से इसको नुकसान पहुंचता है, जिससे क्या होता है हमारे जो दांत हैं ये धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं, दांतों की जो कवरिंग है, और बैक्टीरिया इन दांतों के अंदर एंटर कर जाता है, और उसी को हम कहते हैं कि कीड़ा लगना, या दांतों के अंदर जो है वो बैक्टीरिया चला गया। अब इसको रोका कैसे जा सकता है? हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम कोई मीठी चीज़ खाएं उसके बाद हम अपने दांतों को साफ करें। अगर हम बार बार ब्रश भी नहीं कर सकते तो भी माउथ रिंसिंग, मुंह को रिंस कर लें, कुल्ला कर लें, ताकि उससे जो स्वीट्स के कोई टुकड़े हमारे दांतों के बीच फंस गए हैं वो निकल जाएं। और 2 समय, मॉर्निंग और बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले ज़रूर हमने अपने दांतों को 2 बार ब्रश करना है, ताकि कोई भी जो फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में फंसे हुए हैं वो क्लीन हो जाए। तो इस तरीके से हमें अपने दांतों की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे दांत जो है वो खराब ना हो। नेक्स्ट इज हमारे मुंह में जो सलाइवा है उसका डाइजेशन में क्या काम है।
तो चलिए उसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी देखते हैं। इसमें हमने क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। एक में हमने बॉइल्ड पके हुए चावल डालने हैं, जो पहली वाली ए टेस्ट ट्यूब है, और बी टेस्ट ट्यूब में हमने पके हुए चावलों को थोड़ा सा चबा के उसके बाद उनको उस टेस्ट ट्यूब में डालना है और थोड़ी देर के लिए इन्हें छोड़ना है। उसके बाद दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में हमने आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करना है। आपने क्लास 6 में भी टेस्टिंग करके देखी है कि आयोडीन जो है वो स्टार्च की प्रेजेंस में ब्लू ब्लैक कलर में बदल जाता है। तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ए, जहाँ पे हमने पके हुए चावल डाले हैं, वहाँ पे आयोडीन डालते ही नीला कलर आ जाएगा। ये बताता है कि चावलों के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। जबकि जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है बी, जहाँ पे हमने चावल चबा के डाले हैं, वहाँ पे नीला कलर नहीं आ पाता, जबकि चावल तो वही है। तो उनके स्टार्च को क्या हुआ, उनका जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हो गया है, वो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गया है और इसीलिए वहां पे हमें नीला कलर नहीं मिल पा रहा। तो सलाइवा जो है वो स्टार्च को शुगर में बदलने में मदद करता है। ये चीज़ हमारी वैसे भी कॉमन ऑब्जर्वेशन में भी है कि अगर हम कोई ब्रेड का टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा हम खाते हैं, तो जब उसको हम काफ़ी देर तक चबाते हैं, वो धीरे धीरे मीठा टेस्ट उसमें आने लग जाता है। आप अपने घर पे करके देख सकते हैं। तो ये जो मीठा टेस्ट है ये कैसे आ रहा है, जो रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, जो रोटी में स्टार्च प्रेजेंट है, वो जब धीरे धीरे सलाइवा के साथ मिक्स होता है तो सलाइवा उसको शुगर्स में बदलना शुरू कर देता है और उसी की वजह से रोटी या ब्रेड का जो टेस्ट है वो मीठा हो जाता है। सो डाइजेशन जो है वो हमारे मुंह में शुरू हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि खाने को प्रॉपरली चबा के खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी में खाना खाएंगे तो सलाइवा को पूरा टाइम नहीं मिलता है उस खाने के ऊपर रिएक्ट करने का, और वो खाने की जो डाइजेशन है, वो जो स्टार्च से शुगर बदलना था, वो अधूरी ही रह जाती है और खाना हमारा स्टमक में जाके भी प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने खाने को प्रॉपरली चबा के खाएं, ताकि सलाइवा जो है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर सके। अच्छा, आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हमें खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, या कई बार हम जल्दी जल्दी में जब खाना खाते हैं तो उस समय पे हमें या अचानक खांसी आ जाती है या कई बार हिचकियां लग जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसके लिए आप अपने गले में हाथ लगा के ज़रा महसूस कीजिए, आपको एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर महसूस होगा। ये हमारी विंड पाइप है और इस विंड पाइप के बिल्कुल पीछे हमारी खाने वाली नली नली यानी कि फूड पाइप या ईसोफेगस है। अब ये जो विंड पाइप और फूड पाइप है, ये दोनों एक ही जगह खुलती हैं, इनकी ओपनिंग कॉमन है। तो अब नॉर्मली क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं उस समय पे एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर है, वो हमारी सांस की नली जो विंड पाइप है उसको कवर कर लेता है, ताकि खाना जो है वो विंड पाइप में ना जाए और वो फूड पाइप में सीधा चला जाता है। बट कई बार जब हम बात करते हैं या जल्दी जल्दी में खाते हैं तो ये जो एपिग्लॉटिस है ये खुल जाता है। इससे क्या होता है, विंड पाइप भी ओपन हो जाता है, तो हमारा जो खाना है वो फूड पाइप में जाने की बजाय विंड पाइप में चला जाता है, जिससे हमें एकदम से खांसी आती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम खाना धीरे धीरे आराम से और बिना बात किए खाएं, ताकि हमारा जो विंड पाइप है वो कवर्ड रहे एपिग्लॉटिस से और हमारा जो खाना है वो सीधा फूड पाइप में जाए। बक्कल कैविटी के बाद हमारा जो खाना है वो फूड पाइप में पहुंचता है। फूड पाइप में खाने की कोई डाइजेशन नहीं होती। ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बक्कल कैविटी को, हमारे मुंह को हमारे स्टमक से जोड़ता है। इसमें जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, जिससे खाना जो है वो स्लोली मूव करता है और मूव करते करके वो स्टमक में पहुंच जाता है। सो अगली जो डाइजेशन हमारे खाने की शुरू होती है वो स्टमक में होती है। स्टमक की जो लाइनिंग है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसके साथ साथ कुछ डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करती है, जिससे कि हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है। स्टमक में जाके हमारा जो खाना है वो रेगुलर चर्निंग, उसकी मिक्सिंग होती है विद डाइजेस्टिव जूसेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये हमारे खाने में कोई बैक्टीरिया वगैरह या कोई भी ऐसे जर्म्स हैं उनको ख़त्म कर देता है, और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो खाने को डाइजेस्ट करते हैं। हमारे स्टमक में जो कंपोनेंट डाइजेस्ट होता है वो है प्रोटीन्स।
तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो धीरे धीरे पेप्टाइड्स में, क्योंकि प्रोटीन भी एक लार्ज मॉलिक्यूल है, जैसे हमने पहले स्टार्च देखा था कि वो एक लॉन्ग मॉलिक्यूल है, उसी तरह से प्रोटीन भी एक बहुत लॉन्ग मॉलिक्यूल है। तो वो छोटे छोटे चेन्स में टूट जाता है जिनको हम कहते हैं पेप्टाइड्स। तो यहाँ पे प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो शुरू हो जाती है। उसके बाद कुछ देर जो खाना है वो स्टमक में रहता है, और स्टमक के बाद ये जो खाना है ये आगे मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस के साथ साथ एक तीसरा लिक्विड भी सक्रीट होता है, एक तीसरा लिक्विड भी आता है, दैट इज कॉल्ड म्यूकस। अब ये जो म्यूकस है ये हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है उसको बचाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज बेसिकली वो तेजाब होता है, तो बहुत हमारी जो स्टमक की लाइनिंग है उसको भी वो खराब कर सकता है। तो म्यूकस जो है ये हमारी स्टमक की लाइनिंग को बचाता है ताकि वो खराब ना हो। अगला जो ऑर्गन है हमारा वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना पूरी तरह डाइजेस्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक पतली और बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड, बहुत ज्यादा एक मुड़ी हुई ट्यूब्यूल होती है, ट्यूब होती है, जिसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर, 7.5 मीटर के करीब है, बट ये बहुत ज़्यादा कॉइल्ड है। अब इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर से और पेंक्रियास से जो सक्रीशंस हैं, जो वो जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, वो भी आके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं। आप यहाँ पे येलो कलर में जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो पेंक्रियास है, और लिवर जो है वो स्टमक के बिल्कुल ऑपोजिट आपको रेडिश कलर में, डार्क रेड कलर में लिवर नजर आ रहा होगा, और उसके ही नीचे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है जिसको कि गॉल ब्लैडर कहते हैं। लिवर जो डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करता है उसे हम बाइल जूस कहते हैं, और ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता रहता है। वो जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है वो गॉल ब्लैडर है जिसमें कि ये बाइल जूस स्टोर होता रहता है, और ये आगे जब खाना डाइजेस्ट करना है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाता है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम एक एक करके देखेंगे इन डाइजेस्टिव जूसेस का क्या काम है। सबसे पहले हम पैंक्रियाज से शुरू करते हैं। पैंक्रियाज जो है ये प्रोटीन्स की जो डाइजेशन है या जो बाकी शुगर्स हैं उनकी डाइजेशन में मदद करती है। जो बाइल जूस है जो लिवर से निकलता है, इसका काम है फैट्स की डाइजेशन में मदद करना। और इन दोनों के अलावा इंटेस्टाइन जो है वो अपने भी डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से वो जो खाना है, शुगर्स हो गए या जो प्रोटीन्स हो गए या पेप्टाइड्स जो स्टमक में बनते हैं या जो फैट्स हैं, वो पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो डाइजेस्ट होते हैं। लिपिड्स जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट होकर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बनाते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड्स में बदल जाते हैं, और स्टार्च जो है वो सिंपल शुगर्स में बदल जाता है। इसके बाद अब यहाँ तक तो खाना सिर्फ डाइजेस्ट हुआ है, बट अभी तक हमारे शरीर के अंदर खाना नहीं गया। तो इसके बाद जो अगला स्टेप है दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब जो खाना डाइजेस्ट हो गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में, खून में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होती है खाने की, खाना पूरी तरह डाइजेस्ट होता है, और इसके बाद इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड, उसकी एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे, ब्रश जैसे आपको नजर आ रहे होंगे। दे आर विलाई। विलाई जो है ये बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। जो खाना डाइजेस्ट हो जाता है वो विलाई के थ्रू, विलाई के आसपास जो है यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। तो विलाई से जो खाना है वो सीधा ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद ये खाना हमारे शरीर के एक एक सेल तक पहुंचता है। वी आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स। तो ये जो खाना है ये हमारे शरीर के हर पार्ट में पहुंचेगा, हर एक सेल में पहुंचेगा, और वहां जाके ये जो खाना है ये ब्रेक डाउन होता है, जिसे हमें जो एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज से मिलती है। तो ये जो खाना है ये ग्लूकोज, ये ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाएगा, और इसके साथ साथ ये बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उसी एनर्जी को हम यूज करते हैं। हम जैसे कहते हैं कि खाना हम एनर्जी के लिए खाते हैं, तो ये एनर्जी हमें
एब्जॉर्प्शन के बाद जब खाना हमारे एक एक ऑर्गन में, एक एक सेल में पहुंच जाता है, तो वहाँ पे हमें फिर एनर्जी मिलती है। और इसके अलावा ये जो खाना है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन ग्रोथ, हमारे नए सेल्स बनाने में, हमारी रिपेयर मेंटेनेंस में, इन सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो गया, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है इट मूव्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन। और यहाँ पे अभी भी जो खाना है वो लिक्विड फॉर्म में है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में थोड़ी मोटी ट्यूब्यूल होती है, बट इसकी लेंथ कम होती है, ये सिर्फ 1.5 मीटर की ट्यूब है। अब इसमें जो भी लिक्विड फॉर्म में हमारा जो खाना है, उसमें से एक्स्ट्रा जो वाटर है या कोई और ज़रूरी सॉल्ट्स हैं या मिनरल्स वगैरह हैं, वो दोबारा हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और यहाँ पे सेमी सॉलिड फीसस, जो वेस्ट है वो सेमी सॉलिड फीकल मैटर के फॉर्म में तैयार हो जाता है। और यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है, इट इज़ सेंट आउट और इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। और ये जो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड है, इसको हम कहते हैं इजेशन। तो ये तो था ह्यूमंस में जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और इन ऑर्गन्स के क्या क्या काम हैं। आगे है ग्रास ईटिंग एनिमल्स, या जिनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं, इनमें डाइजेशन किस तरीके से होती है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि काउज या बफलोज जो है, इवन जब वो खाना नहीं भी खा रही हैं, वो हमेशा अपना मुंह चलाती रहती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ चबा रही हैं। नाउ व्हाट इज दिस? ये उनकी डाइजेशन का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसे हम कहते हैं रूमिनेशन। तो चलिए इसके लिए हम इनका जो सारा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है उसको समझते हैं। जो रूमिनेंट्स हैं या जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, वो पहले जल्दी जल्दी सारा जो ग्रास है वो खा लेते, जितना फूड उन्होंने खाना है उसको खा लेते हैं, और उसको स्टमक के पहले पार्ट में, जिसको कि रूमन कहते हैं, उसमें स्टोर कर लेते हैं। अब इसके बाद वो आराम से जब रिलैक्स करते हैं, तो रूमन में से ये जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है, सेमी च्यूड, आधा चबाया हुआ जो खाना है, ये इसको दोबारा अपने मुंह में लेके आते हैं, छोटे छोटे बोलस के फॉर्म में या कड के फॉर्म में, और इसको वो दोबारा से अच्छी तरह चबाते हैं। फिर इसको चबा के वो फिर से स्टमक में लेके जाते हैं, और अब ये खाना पूरी तरह डाइजेस्ट होता है। अब इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं, और इसीलिए ये जो एनिमल्स हैं इन्हें रूमिनेंट्स कहा जाता है। अब ग्रास में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो है सेलुलोज। अब ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हमारा जो मेन फूड है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिसको हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, वो है स्टार्च। बट ग्रास ईटिंग एनिमल्स में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए देयर आर स्पेशल बैक्टीरिया जो कि उनके स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, जो कि इस सेलुलोज को कन्वर्ट करते हैं इनटू ग्लूकोज, और इसी ग्लूकोज से इन्हें एनर्जी मिलती है। तो ये जो सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया है, ये सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल्स के स्टमक में होते हैं, इसीलिए सिर्फ वही सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, जबकि जो बाकी एनिमल्स हैं या जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो सेलुलोज को नहीं डाइजेस्ट करते। तो सेलुलोज हमारे लिए रफेज का या एक अनडाइजेस्टेड फूड की तरह काम करता है। रूमिनेंट्स जो है, इनमें स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं: रूमन, सीकम, एबोमेसम एंड ओमेसम। तो ये जो चारों पार्ट्स हैं स्टमक के, ये डाइजेशन में मदद करते हैं। और इसके बाद जो फूड है, इट मूव्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड है, एंड देन इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो ये सारे जो स्टेप्स ऑफ डाइजेशन है, ये रूमिनेंट्स में किस तरीके से होते हैं वो अभी हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट इज डाइजेशन ऑफ फूड इन अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि पानी में रहता है, और ये अपनी शेप जो है वो बदल सकता है। अब अमीबा जो है, इसमें जो डाइजेशन होती है, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ फूड वैक्यूल, क्योंकि इसमें कोई ऑर्गन्स तो है नहीं। तो फूड वैक्यूल जो है, उसी में वो ज़रूरी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। इसमें भी वही 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन में एक नॉर्मल एनिमल में होते हैं। दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। और ये सारे के सारे स्टेप्स फूड वैक्यूल के थ्रू होते हैं। सबसे पहले अमीबा
जब भी कोई फूड वैक्यूल अमीबा के पास आती है तो ये अपनी जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसकी शेप चेंज कर लेता है और आर्म लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप करता है, जिसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये सूडोपोडिया जो है ये खाने को इंजेस्ट करने का, अंदर लेने का काम करते हैं और जो फूड पार्टिकल है वो बॉडी में एंटर कर जाता है। एंटर करने के बाद ये जो फूड पार्टिकल है ये फूड वैक्यूल में जाता है। तो फूड वैक्यूल में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि इस खाने को डाइजेस्ट करते हैं, यानी जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और जो डाइजेस्टेड फूड है वो फूड वैक्यूल से सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और ये बाकी ऑर्गेनेलीज तक पहुंच जाता है, साइटोप्लाज्म तक पहुंचता है और वहां पे ये एनर्जी के लिए, जो डाइजेस्टेड फूड है, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए या नए सब्सटेंसेस बनाने के लिए यूज होता है। अब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो फूड वैक्यूल के अंदर ही रहता है और धीरे धीरे ये जो वैक्यूल है along with the undigested food it moves out of the body। तो इस तरह से जो रेसिड्यूज हैं, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, वो बॉडी से रिमूव हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, इन रूमिनेंट्स एंड इन अमीबा। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगली बार एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप अपने फीडबैक और क्वेश्चंस कमेंट में भेज सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।